नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, महाकुंभ की सीरीज चल रही है। हमारी महाकुंभ सीरीज में हम 16 फरवरी को टारगेट पे रखते हुए हर यूनिट से संबंधित एमसीक्यू आपके लिए ला रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4। यूनिट 4 की साथियों आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसपे यूनिट 4 पे है साथियों मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 3 में है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें हम पढ़ेंगे जलवायु, तापमान, वर्षा, उद्यान और अभ्यारण्य, इनसे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? सबसे प्रमुख कारक, पहला बंगाल की खाड़ी से दूर, दूसरा कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, तीसरा मध्य प्रदेश के लगभग 1/3 भर भाग पर वनों का आवरण होना, और साथियों चौथा है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर भूमध्य रेखा से निकटता। क्या है सबसे प्रमुख कारक? तो साथियों सबसे प्रमुख कारक है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना है। अन्य कारकों की बात कर लेते हैं। आइए तो अन्य कारक की बात करें साथियों, तो उत्तर में हिमालय की स्थिति, उत्तर में हिमालय है। उत्तर में हिमालय। दक्षिण में क्या है साथियों? दक्षिण में पठार। दक्षिण में क्या क्या है? पठार व पहाड़ियां। और क्या कारक हो सकते हैं साथियों? तो राज्य में धरातली उच्चावच, राज्य में धरातली उच्चावच, और साथियों समुद्र से दूरी। और साथियों और क्या हो सकता है आपका ये कारक? तो आप लोग बताइएगा और क्या 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 कारक हो सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर किस क्षेत्र में अधिक रहता है? राज्य के उत्तरी क्षेत्र में, राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में, राज्य के मध्य क्षेत्र में, राज्य के पश्चिम क्षेत्र में। सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में रहता है? तापांतर क्या होता है साथियों? जहां अधिकतम और न्यूनतम के मध्य का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम के मध्य का क्या होता है? अंतर, उसे क्या बोलते हैं? तापांतर बोलते हैं साथियों। तो सर्वाधिक तापांतर कहाँ होता है? राज्य के उत्तरी क्षेत्र में रहता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न साथियों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है साथियों? पहला चौमासा, दूसरा मावठ, तीसरा सियाला और चौथा यूनाला। ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है साथियों? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं साथियों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या बोला जाता है? यूनाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनाला बोला जाता है। सियाला किसको बोलते हैं साथियों? तो शीत ऋतु को क्या बोलते हैं? शीत ऋतु को सियाला बोलते हैं। और साथियों शीतकालीन वर्षा को मावठ, और साथियों चौमासा किसको बोलते हैं? तो चौमासा वर्षा ऋतु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं। मावठ शीतकालीन वर्षा को, सियाला शीत ऋतु को, और यूनाला ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में असत्य है? असत्य बताना है। पहला, सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा ऑप्शन है, औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम होता है। तीसरा, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा एवं उत्तर पश्चिम में पूर्वोत्तर कम वर्षा होती है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं साथियों, आइए बात करते हैं इसकी। तो साथियों सर्दियों में औसत एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस एवं औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो सही है। औसत वर्षा 200 मिलीमीटर थोक से कम, तो साथियों ये गलत है। औसत वर्षा होती है मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर, अर्थात मिलीमीटर की बात करें तो 1020
मिलीमीटर। कितना होता है? 1120 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है साथियों? 10 मिलीमीटर, अर्थात 112 इंटू 10 इक्वल टू 1120 मिलीमीटर। ये होगा इसका सही आंसर, अर्थात कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो देखना ही नहीं है क्योंकि ऐसा कथन ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बाइसिल को किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडिया बाइसिल को किस नाम से जाना जाता है? पहला गौर, दूसरा बैल, तीसरा मुजक, चौथा महुआ। किस नाम से जाना जाता है साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों क्या बोला जाता है? गौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? गौर बोला जाता है। इंडियन बाइसिल को और स्थानीय भाषा में और क्या बोलते हैं साथियों? इसको स्थानीय भाषा में तो गायल, मिथुन, गौरी, गाय आदि इसको स्थानीय नाम पे बोला जाता है। ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? जल्दी से कमेंट करिए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि साथियों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साथियों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कब हुई थी साथियों? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो इसे 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो बताइए क्या बताए आप लोग? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? ये है होशंगाबाद, अर्थात नर्मदापुरम। कहाँ है? नर्मदापुरम में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है क्षेत्रफल। ठीक है, सूची दिया है उसका क्षेत्रफल बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है। चलिए देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 552 वर्ग किलोमीटर, बांधव राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 449 किलोमीटर है। पहला ऑप्शन है 1 4 2 3, दूसरा ऑप्शन है 3 2 1 4, तीसरा ऑप्शन है साथियों ये गलत हो गया, यहाँ से एक नहीं, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो क्या पहला 1 4 2 3, 3 2 1 4, 3 1 4 2 और 2 3 4 1। तो बताइए क्या होगा साथियों? तो सबसे पहले बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली की लंबाई कितनी है साथियों? 940 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 940 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है। और साथियों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1968 में हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना साथियों 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में। कान्हा किसली कहाँ है? मंडला बालाघाट। बांधवगढ़ कहाँ है साथियों? तो ये है उमरिया में। कहाँ है? उमरिया में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? तो ये सिवनी छतरपुर, सिवनी और छतरपुर। और साथियों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो ये पन्ना छतरपुर में, ये सिवनी छिंदवाड़ा, सॉरी छतरपुर बोलो, पन्ना और छतरपुर। तो हमने इसके बारे में बता दिया किस राष्ट्रीय उद्यान की कब स्थापना हुई और कहाँ है ये। अब बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की। तो साथियों कान्हा किसली का है 940। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का आपका जल्दी से बताइए क्या होगा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का है 437 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए पहले का कितना है और बाकी देख ही लेते हैं। अब देख लीजिए तो
पेंच राष्ट्रीय उद्यान का है 449 वर्ग किलोमीटर और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का है 552 वर्ग किलोमीटर। किस ऑप्शन में है आपका ये? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में के किस अभ्यारण्य में देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र 2017 में स्थापित किया गया था? लोमड़ी संरक्षण केंद्र, पहला ऑप्शन है रालामंडल अभ्यारण्य, दूसरा है सरदारपुर अभ्यारण्य, तीसरा है बोरी अभ्यारण्य, चौथा है पनपथा अभ्यारण्य। क्या होगा साथियों, कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा रालामंडल अभ्यारण्य। क्या होगा? रालामंडल अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1989 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंदौर में। कहाँ हुई थी साथियों? इंदौर में हुआ था इसका स्थापना। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिलों में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? पहला 1975 में, दूसरा 1983 में, तीसरा 1968 में, चौथा 1997। कब हुई थी साथियों रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना? तो साथियों जल्दी से बताइए कब हुई थी? सन 1997 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1997 में हुई थी। और रानी दुर्गावती साथियों, रानी दुर्गावती और नौरा देही, इन दोनों को मिलाकर देश का 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कौन सा? 7वां टाइगर रिजर्व। कब बनाया गया था साथियों? तो 2023 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2023 में इसे 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। और वर्तमान में किसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो रातापानी को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कब किया गया है साथियों? तो 2024 में घोषित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह दाबारा सिंह जारी किया। दूसरा, यह कृष्ण मृग अर्थात काला हिरन तथा ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है यहाँ। तीसरा साथियों, यहाँ पर स्थित बामनी दरार का सूर्यास्त पॉइंट के रूप में जाना जाता है। चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन पाए जाते हैं। क्या होगा साथियों, कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं साथियों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का सर्वप्रथम टाइगर रिजर्व है जिसने 2017 में अपना शुभंकर जारी किया। ये तो सही है। यहाँ कृष्ण मृग अर्थात काला हिरन ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पाया जाता है साथियों। ये भी सही है। यहाँ पर स्थित बामनी दरार का सूर्यास्त पॉइंट के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तो साथियों अर्थात चौथा नंबर गलत होगा। यहाँ बोला है मिश्रित सागौन वन पाए जाते हैं, तो मिश्रित नहीं साथियों, ये उष्ण कटिबंधी व शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधी और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है? मंडला और दिंडौरी में। स्थापना कब हुआ था साथियों? 1955 में। 1933 में अभ्यारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा और 1999 में क्या किया गया था साथियों? बताइए। कुछ नहीं। 1999 में कुछ नहीं हुआ था। 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का शामिल किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। साथियों आपका अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किस वर्ष टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी? वन प्राणी वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किस वर्ष टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन 1995, दूसरा 1997, तीसरा 1996 और साथियों चौथा ऑप्शन है 1998। कब किया गया था? साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग।
तो आइए देखते हैं साथियों 1997 में कब किया गया था, 1997 में, ठीक है ना। और बाकी के बारे में देखते, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब आया था साथियों, तो 1927 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, मध्य प्रदेश वन्य जीव अधिकरण, मध्य प्रदेश क्रम से बता रहा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया साथियों, तो ये आया था 1974 में, ठीक है ना। आगे भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य, भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम, ये कब आया साथियों, 1980 में आया। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था साथियों 1986 में। और भारतीय जैव विविधता, ये आया साथियों 2002 में। इतने सब देख लिए कि भारतीय वन अधिनियम 1927, मध्य प्रदेश वन जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम 1974 में, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और साथियों भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब आया, 2002 में। और आपको पता ही कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। क्लियर, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल है, कौन सा है जैव विविधता में, पहला पचमढ़ी, दूसरा पन्ना, तीसरा अचान कमार और चौथा पतालकोट। कौन सा है साथियों, जल्दी से बताइए, जैव विविधता स्थल है। तो साथियों आपका सही आंसर होगा पातालकोट। कौन सा होगा, पातालकोट है। और एक है नरो पहाड़, ये कहाँ है साथियों, नरो पहाड़, तो ये है सतना में। कहाँ है, सतना में है। आगे चलते हैं। पालपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था, पहला 2017, दूसरा 2018, तीसरा 2019, चौथा है 2020। कब इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया साथियों, तो साथियों इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में दिया गया। कब दिया गया, 2018 में। कूनो नेशनल पार्क में नदी कौन सी है दोस्तों, तो इसके तट पर कूनो नदी है। कौन सी नदी है, कूनो। यहाँ पर 2 बार चीते ला चुके हैं साथियों। चीते कितने बार ला चुके हैं, 2 बार। पहला तो आया गया था नामीबिया से, पहला आया नामीबिया से, दूसरा आया था आपका दक्षिण अफ्रीका से। नामीबिया से कब आया साथियों, तो ये आया था 17 सितंबर 2023 को, 2022 को। कब आया, 17 सितंबर 2022। कितने आए थे, 8 आए थे। दक्षिण अफ्रीका से कब आया साथियों, तो ये आया था 18 फरवरी 2023 को। कितने आए थे साथियों, तो यहाँ से आए थे 12। कुल 20 चीते आए थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। निमाड़ क्षेत्र में पहला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पेंच, चौथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो साथियों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नर्मदापुरम। ओमकारेश्वर कहाँ है, खंडवा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिवनी या फिर छिंदवाड़ा, दोनों मिक्स है। और साथियों वन विहार कहाँ है, भोपाल में। अब आप लोग ये बताइए कि निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन आया, नर्मदापुरम आता है, नहीं आता है साथियों। तो क्या आता है, ओमकारेश्वर आता है, आता है ना, हाँ ओमकारेश्वर आता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पेंच भी नहीं आएगा और वन विहार नहीं। तो निमाड़ क्षेत्र में कौन सा होगा, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है साथियों। पहला पनपथा अभ्यारण्य टीकमगढ़, नरसिंह अभ्यारण्य राजगढ़, सिंघौरा अभ्यारण्य रायसेन,
फैन मिनिकॉय अभ्यारण्य मंडला। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है साथियों? पहला बताइए जल्दी से। तो साथियों देखते हैं पनपथा कहाँ है? उमरिया, टीकमगढ़, शहडोल, टीकमगढ़ में साथियों। शहडोल उमरिया में है पनपथा। शहडोल उमरिया में क्या है? पनपथा, अर्थात पहला ऑप्शन ही आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी नरसिंहगढ़ राजगढ़ अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ ये सही है। सिंघौड़ा रायसेन ये भी सही है, सिंघौरी। और फैन मिनिकॉय ये भी मंडला में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 46 गुजरता है? पहला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और साथियों चौथा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। किस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 46 गुजरता है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान से राजमार्ग 46 गुजरता है। और इसके बारे में बताइए साथियों क्या क्या है? तो इसी के अंतर्गत साथियों सांख्य सागर, इसी में सांख्य सागर भी है, जाधव सागर है और साथियों माधव सागर, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। और साथियों सांख्य सागर को 2022 में रामसर भूमि में शामिल किया गया है। किसमें? रामसर भूमि में शामिल किया गया है साथियों। और बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आइए बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में साथियों। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी साथियों। ये कहाँ है साथियों? तो ये है शिवपुरी में। कहाँ है? शिवपुरी में है। यहाँ साथियों सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है, कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कौन सी होती है साथियों? जल्दी से बता दीजिए। तो नदी है मनिहार नदी। कौन सी नदी है? मनिहार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान एक साइड है, एक साइड प्रोजेक्ट टाइगर। मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो पहले है कान्हा किसली टाइगर रिजर्व 1974, दूसरा पेंच टाइगर रिजर्व 1990, तीसरा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 और साथियों पन्ना टाइगर रिजर्व 1994। कौन सा सम्मिलित नहीं है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं साथियों कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए कान्हा किसली कब हुआ था? 1974 में, ठीक है ना, 1974 में। पेंच कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। पेंच कब हुआ था साथियों? 1990 में। एक सेकेंड, क्या बोला है? सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है साथियों। यहाँ पे 1992 कर लेना, यहाँ पे 1992, ठीक है, क्योंकि 1990 तो इसका आंसर ही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्या है? 1990 में ये शामिल हुआ था। यहाँ पे 1992 होना चाहिए, ठीक है ना, 92 होना चाहिए था। गलत साथियों, 1992 में इसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 और पन्ना टाइगर रिजर्व 1994। बांधव पेंच को कब शामिल किया गया था साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1990, तो ये 1992 में शामिल किया गया था। और बाकियों की बात कर लेते हैं। तो सतपुड़ा को कब शामिल किया गया था साथियों? तो सतपुड़ा को शामिल किया गया था 1999 में। कब शामिल किया गया था? 1999 को। संजय दुबरी को कब किया गया था? संजय दुबरी को साथियों 2008 में शामिल किया गया। और रानी दुर्गावती इसको साथियों 2023 में किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। जल्दी से बताइए मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाया जाता है साथियों?
तो साथियों यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्र भूमि साइट में की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? पहला 2001, 2002, 2003, 2004। कब किया गया था साथियों शामिल? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। इसको 2002 में शामिल किया गया था। रामसर साइट में मध्य प्रदेश में 5 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र अभी शामिल हो गए हैं? 5। पाँचवा कौन सा है साथियों? तवा। तवा को कब किया गया था? 2024 में। बाकी सांख्य सागर, यशवंत और सिरपुर लेक, इन तीनों को साथियों 2022 में शामिल किया गया था। यशवंत और सिरपुर साथियों आपके इंदौर में हैं और सांख्य सागर आपके शिवपुरी में है। ठीक है, तो कुल अभी रामसर साइट में कुल कितने शामिल हो चुके हैं? 5 मध्य प्रदेश में। और टोटल कितने हैं साथियों? टोटल रामसर साइट भूमि पूरे भारत में 85 हैं। कितने हैं? 85। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? पहला रायसेन, दूसरा उज्जैन, तीसरा रीवा, चौथा रतलाम। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था? कमेंट कीजिए। तो साथियों मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क रायसेन में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया साथियों? 15 फरवरी 2018 को। कब? 15 फरवरी 2018 को। और दूसरा प्रस्तावित है साथियों। तो कहाँ है दूसरा प्रस्तावित? तो राला मंडल में। कहाँ प्रस्तावित है दूसरा? राला मंडल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया? पहला बांधवगढ़, दूसरा कान्हा किसली, तीसरा पेंच और चौथा सतपुड़ा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ? तो जल्दी से कमेंट करिए साथियों, किस में हुआ? तो कान्हा किसली में हुआ था। इससे बारे में अभी देख लिए थे पिछला क्वेश्चन। कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1974 से चालू हुआ था साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रेस योजना चालू की गई है? पहला ऑप्शन कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और साथियों चौथा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है? तो साथियों सही आंसर क्या होगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्यों सहायता की गई है साथियों? तो इसका उद्देश्य था उद्देश्य साथियों पन्ना, बांधवगढ़ व कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा बनाना। क्या? जंगल गलियारा का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो साथियों पहला माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है साथियों? तो ये है उमरिया में। कहाँ है? उमरिया में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना साथियों 1968 में हुई थी और प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 1993-94 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1993। यहाँ पे नदी की बात करें तो यहाँ चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला केन अभ्यारण्य या छतरपुर पन्ना, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर नीमच, पचमढ़ी अभ्यारण्य बैतूल, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सम्मिलित नहीं है?
तो देखिए केन अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना साथियों ये तो सही है। गांधी सागर परियोजना मंदसौर नीमच ये भी सही है। पचमढ़ी कहाँ है? बैतूल में नहीं है साथियों, कहाँ है? होशंगाबाद में। या फिर नर्मदापुरम, कहाँ है? नर्मदापुरम में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है? मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है? पहला मोगली पेच अभ्यारण्य, सिंघोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। किसके अंतर्गत चौकीगढ़ का किला है? तो साथियों सिंघोरी अभ्यारण्य के अंतर्गत ये शामिल है। ये कहाँ है साथियों? तो ये है रायसेन में। कहाँ है? रायसेन में। इसके अंतर्गत और क्या क्या है साथियों? तो मृगन्नाथ गुफा और साथियों और क्या है? तो जामवंती गुफा और साथियों इसमें बरना बांध स्थापित है। ये सब कहाँ है? सिंघौरी अभ्यारण्य के अंतर्गत रायसेन में स्थित है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित भौरा अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पहला काली सिंध, दूसरा देवना सुवर्ण, तीसरा महुवर या बघेदरी, चौथा चंबल या सोन। साथियों आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, ए आर सुब्रमण्यम तथा श्री मन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है साथियों ये बताइए। के आर सुब्रमण्यम तथा श्री मन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर जलवायु को कितने भागों में? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 5 और साथियों चौथा ऑप्शन है 2। कितने भागों में बांटा है? तो साथियों इन्होंने 3 भागों में बांटा है। वो कौन से हैं 3 भाग? आइए चर्चा करते हैं। तो पहला है अर्धशुष्क अथवा स्टेपी, दूसरा है साथियों गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु और साथियों तीसरा है उष्ण कटिबंधी आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? सूर्य के उत्तरायण होने में से देश में क्या परिवर्तन? पहला तापमान में वृद्धि, दूसरा तापमान में कमी, तीसरा तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। साथियों उपरोक्त सभी असत्य है। जल्दी से बताएं उत्तरायण से क्या होता है? साथियों उत्तरायण कब होता है? 21 मार्च के बाद। कब होता है? 21 मार्च के बाद होता है। और इसमें क्या होता है साथियों? तापमान में वृद्धि होती है, अर्थात मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ग्रीष्मकाल प्रारंभ होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? पहले बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा दोनों शाखाओं से बराबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस खाड़ी से होती है साथियों? तो साथियों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। ये प्रश्न एक बार MPPSC पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस खाड़ी से होता है। तो ज़्यादातर लोग अरब सागर लगाए थे, लेकिन नहीं साथियों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीतकाल में मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीतकाल में मध्य प्रदेश के किस भाग में? पहला उत्तर पूर्वी, दूसरा उत्तर पश्चिमी, तीसरा पूर्वी दक्षिणी और साथियों चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीतकाल में मध्य प्रदेश में किस भाग में वर्षा होती है? तो साथियों सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी में
मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो साथियों, ये रहा आज का सेशन, यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारे ये प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।